नमस्कार सभी को सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमारी क्लास अनवरत चल रही है और भारतीय संविधान पर हमारी चर्चा चल रही थी। भारतीय संविधान में हम भारत के संविधान का जो पार्ट 4 है यानी भाग 4 जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा हमारी चल रही है और ये जो हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत हम 36 से 51 तक यानी 36 टू 51 आर्टिकल्स को पढ़ते हैं और हमारी चर्चा उस पर अनवरत जारी है और बहुत डिटेल रूप से उसमें हम देख रहे थे। पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 40 तक को कंप्लीट कर लिया है। जो पिछली क्लास हुई थी हमारी वहाँ पे आर्टिकल 40 तक हमने देखा था। आर्टिकल 40 में मैंने बताया था कि ग्राम पंचायतों की स्थापना हेतु राज्य प्रयास करेगा, बढ़ावा देगा और ग्राम पंचायतों की इस तरह से उसका डेवलपमेंट करेगा राज्य कि ताकि वे सेल्फ गवर्नेंस बॉडी यानी स्वशासन की इकाइयां बन सकें। तो आर्टिकल 40 तक की हमारी चर्चा कंप्लीट हो चुकी थी और मैंने ये भी बताया था कि आर्टिकल 40 जो है वह गांधीयन फिलॉसफी से प्रेरित है यानी गांधी जी के विचारों से प्रेरित है क्योंकि गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते थे। तो आर्टिकल 40 के आगे की चर्चा आज हम देखेंगे और आर्टिकल 40 के बाद आर्टिकल 41 टू 43 और 43 में 2-3 आर्टिकल हैं उसको भी देखेंगे। तो आप अगर पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, उसके बाद फिर आज की क्लास को देखिए। तो जैसा कि हमारी चर्चा बहुत ही डिटेल में चलेगी, मैं बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको फैक्ट भी याद रखने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीसीएस का एग्जाम अगर आपने दिया है या उसका अवलोकन किया है तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि सतही तौर पे पढ़ने से हमारा कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो अब विलंब नहीं करेंगे और चर्चा को स्टार्ट करेंगे और चर्चा को स्टार्ट करने से पहले यही कहूंगा कि आप लोग जो लोग चैनल पे नए हो तुरंत से चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद पूरी क्लास को देखिए ताकि आप पूरी क्लास देखिए तभी आप इसका मूल्यांकन कर पाएंगे और क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो अपना एक फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की चर्चा को। तो सबसे पहला जो आज की क्लास में आज की चर्चा में सबसे पहला आर्टिकल है वह आर्टिकल 41 है। 40 तक हमने कंप्लीट कर लिया था तो 41 को देखते हैं। 41 में क्या बात है? 41 में अगर बात करें तो दिया गया है कि कुछ दशाओं में जैसे बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी एवं आसक्तता यानी डिसेबिलिटी, बीमारी एवं आसक्तता की स्थिति में अगर क्या करना है राज्य का काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। यानी राज्य इस प्रकार की नीतियां बनाएगा कि बेरोजगारी और बीमारी और आसक्तता यानी डिसेबिलिटी की स्थिति में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार हो ऐसे लोगों को, तो उनके लिए ऐसा प्रावधान राज्य बनाएगा। अब इसमें 4 बातें आपको याद रखनी है। 4 तो पहले किस स्थिति में? तो बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी एवं आसक्तता यानी डिसेबिलिटी। अब देखिए सबसे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इससे बन सकता है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये तीन ऑप्शन यहाँ से उठाए जा सकते हैं और लास्ट में एक ऑप्शन उठा के पूछा जा सकता है। उसमें हो सकता है गरीब लोग दे दिए जाएं या दुर्बल तबके के लोग या ईडब्ल्यूएस दे दिए जाएं या अल्पसंख्यक दे दिए जाएं या और कोई कैटेगरी उसमें डाल के चौथा ऑप्शन डाल के पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 41 के तहत किन दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। तो यह आपको याद रखना है कि बीमारी और डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग बोल सकते हैं और क्या बेरोजगारी, इन 4 ही दशाओं में ये 4 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसको 4 पॉइंट याद रखना है और इन दशाओं में क्या क्या पाने का अधिकार, काम यानी रोजगार और शिक्षा और एजुकेशन और लोक सहायता यानी पब्लिक असिस्टेंस। तो ये 4 दशाओं में 3 चीज पाने का अधिकार है नागरिकों को और इसको सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान बनाएगा। जैसा कि आप जानते होंगे दिव्यांगों के लिए बहुत सारे प्रावधान हैं, बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं। जैसे दिव्यांगों को आपका जो है यात्रा छूट दी जाती है, एजुकेशन पढ़ाई में और नौकरी पाने में इसमें भी रिजर्वेशन दिया जाता है। बहुत सारी स्कीमें हैं दिव्यांगों के लिए। ऐसे ही बीमारों के लिए, बहुत सारे रोगियों के लिए जो आपके दुर्बल लोग हैं या बीमारी से संबंधित आपकी योजना भी चल रही है, आयुष्मान भारत योजना। तो ये सब योजना क्या है? ये बीमारी से संबंधित और आपके रोजगार पाने के लिए। बेरोजगारी में अगर बात करें तो बेरोजगारों के लिए खैर आज तो कुछ है नहीं, आप जो है
स्टार्टअप करिए, लेकिन बेरोजगारों के लिए जैसे बेरोजगारी भत्ता वगैरह कुछ स्टेट्स अगर जो प्रोवाइड करते हैं तो उनको भी रख सकते हैं इसके अंतर्गत। तो यानी बेरोजगारी भत्ता वगैरह भी जो पाने का अधिकार है वह किसके तहत है? आर्टिकल 41 के तहत है। तो इस प्रकार बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी और डिसेबिलिटी की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी कदम बनाएगा, प्रभावी कदम बढ़ाएगा या नीतियां भी बनाएगा। तो इस प्रकार 4 दिशाओं में 3 चीज पाने, यानी शिक्षा, शिक्षा और काम, साथ में फिर लोक सहायता। लोक सहायता क्या होती है? पब्लिक असिस्टेंस जो प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए कोई बीमार है या कोई बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति है, तो बुजुर्ग या बीमारों को जो आपका पब्लिक असिस्टेंस के रूप में अगर देखें तो जैसे व्हील चेयर वगैरह, चश्मे वगैरह, चलने के लिए छड़ी, और दिव्यांगों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार ये लोक असिस्टेंस के अंतर्गत आएंगे, यानी लोक सहायता के अंतर्गत। या उनको कुछ पेंशन वगैरह दे दी जाए या और भी चीजें जो भी सुलभ हो उनके जीवन के लिए, तो वो जो है प्रोवाइड करना जो है राज्य का प्रभावी जो है राज्य का यह कर्तव्य होगा और राज्य इसके लिए जो है प्रभावी प्रावधान करेगा। तो इस प्रकार आप आर्टिकल 41 के तहत ये बात याद रखनी है। अब यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का एकमात्र वह आर्टिकल कौन सा है जिसमें दिव्यांगों या विकलांगों या डिसेबल्ड पीपल के लिए प्रावधान है? तो यानी दिव्यांगों का जो है उल्लेख एकमात्र आर्टिकल है भारतीय संविधान में, वह किसमें है? तो यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 41 आर्टिकल। यहाँ पे डिसेबल्ड लिखा हुआ है, असक्तता, तो वो दिव्यांग ही कहलाएंगे। दिव्यांग, दिव्यांग या निःशक्त व्यक्ति बोल दीजिए या आसक्त व्यक्ति बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए आप। तो इस प्रकार बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है, एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें दिव्यांगों का उल्लेख मिलता है? तो आपको याद रखना है आर्टिकल 41 है। और अगर बात करें तो बेरोजगारी भत्ता वगैरह मैंने बता दिया कि बेरोजगारी भत्ता वगैरह पाने का आधार अगर है तो यह अनुच्छेद 41 है, क्योंकि यह बेरोजगारी की स्थिति में आपका जो है रोजगार, बेरोजगारी की स्थिति में लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार आपका है। तो आर्टिकल 41 हो गया। अब आर्टिकल 42 को देखेंगे तो अनुच्छेद 42 में राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का प्रबंध करेगा तथा प्रसूति सहायता यानी मैटरनिटी रिलीफ का भी उपबंध करेगा। अब इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य जो है काम का न्याय संगत हो काम और साथ में मानवोचित हो, मानव के लिए उचित हो। ये नहीं कोई भी अनुचित कार्य आपसे करवाए जाएं। तो ऐसा नहीं है कि राज्य जो है सरकार या राज्य की अगर बात करें तो राज्य आपके लिए कोई ऐसा अनुचित कार्य बोल दे या प्रबंध कर दे कि आप ये करिए। मान लीजिए आपको बोल दे कि आप किडनैपिंग करिए, या आपके लिए मान लीजिए वेश्यावृत्ति वगैरह आदि ऐसे अनैतिक कार्य या अनुचित कार्य, या हो सकता है बच्चों को लगा दे कहाँ पे, आपका माइनिंग वगैरह में डाल दे या किसी जो है खतरे युक्त जो आपके उद्योग हैं उसमें डाल दे। तो ऐसा नहीं किया जा सकता। मानव के लिए जो उचित कार्य हो उसी की जो है व्यवस्था राज्य करेगा, यह कर्तव्य होगा। और काम भी न्याय संगत होना चाहिए। ये नहीं, न्याय संगत का अर्थ ये हुआ कि आप से ऐसा नहीं है कि कोई भी काम कर रही कंपनी करवा रहा है तो उसमें आपसे काम करवाया जा रहा है और आपको काम पे लगा दिया गया है, ना आपके लिए भोजन की व्यवस्था है, ना वहाँ पे आपके लिए पानी की व्यवस्था है, कोई ऐसी व्यवस्था ना हो। या मान लीजिए महिलाएं अगर वहाँ काम कर रही हैं तो उनके लिए जो है कोई व्यवस्था ना हो या उनसे दिन रात काम करवाया जा रहा है। तो इस प्रकार काम न्याय संगत होना चाहिए तथा मानव के अनुकूल होना चाहिए, मानव उचित होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि मानव उचित जो कार्य हो उन दशाओं की जो है व्यवस्था करेगा राज्य। ऐसा नहीं हो कि काम जो है अन्याय संगत हो, अन्यायपूर्ण काम करवाया जाए आपसे, या मानव के अनुकूल जो ना हो, मानवोचित दशाएं वहाँ पे ना हो, ऐसे काम का प्रबंध करे। तो राज्य का ये तीनों आर्टिकल फिर से रिपीट मैं करना चाहूँगा, आर्टिकल 41, 42 और 43 ये तीनों काम से संबंधित हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट और आदि से संबंधित हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो 42 में आपको मैंने बता दिया, राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का प्रबंध करेगा तथा प्रसूति, इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, मैटरनिटी रिलीफ, माताओं बहनों को जो रिलीफ दिया जाता है, जो माताएं हैं उनको रिलीफ देने के लिए प्रसूति सहायता बोल सकते हैं इसको, या मैटरनिटी रिलीफ बोल सकते हैं। तो उसका भी उपबंध राज्य करेगा। तो अनुच्छेद 42 के तहत ही ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं उपबंध करेगा, साथ साथ में प्रसूति सहायता भी उपबंध करेगा। तो प्रसूति को सहायता भी देने के लिए बातें सारी हैं, आपको ध्यान रखना है।
तो ये दो चीज आपको याद रखना है। और आर्टिकल 41 की सबसे मुख्य बात जो है मैंने बता दिया कि ऐसा एकमात्र अनुच्छेद है जो जिसमें दिव्यांगों का उल्लेख मिलता है, तो ये बात याद रखनी है। अब आर्टिकल 43 पे बढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 43 भी, क्योंकि यह भी गांधीयन फिलॉसफी से प्रेरित है। क्योंकि गांधी जी कुटीर उद्योगों की बात करते थे, स्थानीय उद्योगों की बात करते थे, और ग्रामीण क्षेत्र का विकास, ग्रामीण क्षेत्र जो हो वो अपने आप में स्वयं जो है निर्भर हों, आत्मनिर्भर हों, साथ साथ में उनकी आर्थिक स्थिति में भी वो आत्मनिर्भर हों, वहाँ पे उद्योग हों, यानी ग्रामीण क्षेत्रों का पलायन शहरी क्षेत्रों में ना हो। स्थानीय जो स्वावलंबन का है या आपका सेल्फ गवर्नेंस की बात है वो हो ग्राम दशाओं, ग्राम पंचायतों में। तो ग्रामीण कुटीर उद्योगों की बात करते थे गांधी जी, तो उन्हीं विचारों से प्रेरित है यह अनुच्छेद आर्टिकल 43। इसमें ग्रामीण कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना यह राज्य का कर्तव्य होगा, और साथ में कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी का विकास भी करेगा राज्य, ऐसा कर्तव्य होगा राज्य का। निर्वाह मजदूरी यानी उनको इस प्रकार मजदूरी मिले कि उनके जीवन का निर्वाह हो सके। ये नहीं कि उनके दैनिक खर्चे जो है 100 रुपए हैं और उसके बाद में उनको निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था अगर मान लीजिए कर दिया गया कि 50 रुपए उनको मिल रहा है, तो कैसे पूरा होगा। मजदूरी जो होनी चाहिए वह निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए, यानी उनका जीवन चल सके। अब इसमें मनरेगा आदि को भी आप जोड़ सकते हैं, इसके अनुच्छेद से संबंधित कर सकते हैं। मनरेगा में आप जानते होंगे जो एम्प्लॉयमेंट दी जाती है वह आर्टिकल 41 में ही मान लीजिए, वो भी मान सकते हैं बेरोजगारी के अंतर्गत। और इसमें आपका जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपका निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था की जाती है आर्टिकल 43 में है। तो इन सबको जोड़ के एक साथ कनेक्ट करके आप चल सकते हैं। जब ये सारे डीपीएसपी कंप्लीट हो जाएंगे तो डीपीएसपी से रिलेटेड जो अधिनियम नियम बने हैं उसको मैं बताऊंगा, साथ साथ में कुछ योजनाएं जो हैं पुरानी योजनाएं हैं उनको भी साथ में बता दूंगा, ताकि आप उसको एक दूसरे से कोरिलेट कर पाएं। तो आर्टिकल 43 हो गया। अब आर्टिकल 43 में 43 कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब 43 में बाद में संशोधन करके नए आर्टिकल जो जोड़े गए हैं वो भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आर्टिकल 43, अब आर्टिकल 43 का जो ए है, ए ये नया अनुच्छेद है। नया अनुच्छेद है तो यानी ये संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो संविधान संशोधन कौन सा हुआ, 42वां हुआ। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, लागू हुआ 1977 में, तो इसलिए हम 77 ही लिखेंगे, आपको याद रखना है। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 43 का ए, नया अनुच्छेद 43 ए, इसको जोड़ा गया। और इसमें क्या प्रावधान है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों या मजदूरों की भागीदारी के लिए राज्य जो है उपयुक्त कदम या विधान बनाएगा, यानी नियम या कानून बनाएगा। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ, जैसे देखते होंगे, अगर इसका एग्जाम्पल ले लें सबसे पहले, तो सबसे पहले इसको अगर फॉर एग्जाम्पल लिखें तो इसमें आप लिख सकते हैं जो किसान यूनियन होते हैं, किसान यूनियन होते हैं, ट्रेड यूनियन बोल लिए, ट्रेड यूनियन होते हैं, संघ होते हैं, व्यापार संघ और किसान संघ, या जो भी है तमाम सारे संगठन। हर हर देखो जैसे कंपनी, बहुत सारी कंपनियां हैं उसमें भी संगठन होते हैं, रेलवे में है, रेलवे में भी संगठन होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो शिक्षकों का भी संघ होता है, यूनियन होता है। इस प्रकार हर जगह यूनियन होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जो मान लीजिए कोई कंपनी है या उद्योग है, कंपनी में कोई काम कर रहा है, तो वहाँ पे मनमाने तरीके से जो है वहाँ पे कंपनी के जो मालिक हैं या कंपनी के चेयरमैन हैं वो वहाँ मनमाने तरीके से कोई काम ना करवा पाए, या जो मजदूरों की समस्या है या कर्मकारों की समस्या है उस समस्या को मीडिएटर के रूप में यानी उनको पहुंचाने के लिए तो यूनियनों की जो है यूनियन का निर्माण किया जाता है, संघों का निर्माण किया जाता है। यूनियन के अध्यक्ष होते हैं, तो जो यूनियन के अध्यक्ष होते हैं वही उन मजदूरों या कर्मकारों की बात को पहुंचाते हैं, उनकी बात को देखते हैं, उनकी समस्याओं को देखते हैं, हल देखते हैं। अब ऐसे एग्जाम्पल के ही तौर पे देख सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह में, यूनिवर्सिटी वगैरह में भी क्या जो चुनाव होते नहीं है छात्रों के, छात्र संघ चुनाव, वहाँ भी यूनियन होते हैं, छात्रों का संघ होता है। तो छात्र संघ में भी जो छात्रों के संघ के अध्यक्ष होते हैं वह क्या छात्रों की समस्याओं को, उनकी बातों को रखते हैं और उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए वह कदम उठाते हैं और करवाते भी हैं। तो इस प्रकार हर जगह तमाम जगह यूनियन है। तो उसी में ये बात है कि उद्योगों के प्रबंध में, यानी उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों और मजदूरों की भागीदारी हो। भागीदारी कैसे होगी,
भागीदारी ऐसे ही होगी कि उस प्रबंधन में भागीदारी इस प्रकार होगी कि यूनियन के माध्यम से भागीदारी होगी। तो उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों या मजदूरों की भागीदारी होगी और इससे संबंधित जो है विधान जो है वह राज्य बनाएगा, ऐसा उसका कर्तव्य होगा। और विधान होते भी हैं, बहुत सारे विधान बने हैं। और सरकारें जो होती हैं वह समर्थन भी करती हैं, यूनियन का समर्थन भी करती हैं। आपको ध्यान रखना, किसान यूनियन हो गए, आपका व्यापार यूनियन हो गए, आपका जो शिक्षकों का भी यूनियन होता है, छात्रों का भी यूनियन होता है, रेलवे में कर्मचारियों का भी यूनियन होता है, हर जगह यूनियन है। यूनियन का यही काम होता है कि उनके यूनियन में शामिल सदस्यों का जो है समस्याएं वो देखें, उनका जो है निपटारा करवाएं। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो आर्टिकल 43 का 43A नया आर्टिकल है और ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था 1977 में। अब उसके बाद आर्टिकल आपका जो 43B है, कैपिटल बी है, तो ये भी नया अनुच्छेद है और इसको भी जोड़ा गया बाद में। तो कब जोड़ा गया है तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 97 नंबर का, जो 97 नंबर का आपका संविधान संशोधन है 2011 का, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। और इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें सहकारी समितियों के उन्नयन की बात है। और आप जानते होंगे आर्टिकल जब 19 पढ़े थे तो उसमें भी सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया था। तो सहकारी समितियों का उल्लेख इसमें मिलता है संशोधन के माध्यम से। 97वां संशोधन तो राज्य सहकारी समितियों का उन्नयन व स्थापना को बढ़ावा देगा, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 43 का बी। 43B में राज्य सहकारी समितियों के उन्नयन यानी उनका विकास करेगा तथा उनकी स्थापना को बढ़ावा देगा। सहकारी समितियां आप देखते होंगे बहुत सारे, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, कोटा वगैरह है, जो कोटा चलता है गांव में जिसमें अनाज वगैरह मिलता है, ये भी समिति की तरफ से है। बहुत सारी समितियां होती हैं, आप देखते होंगे सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोलते हैं इनको। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत सारी हैं और वो ऋण आदि देने के लिए भी होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना और उनका विकास करने के लिए राज्य जो है प्रभावी कदम उठाएगा। आर्टिकल 43 के बी में, 43B बोलेंगे इसको, पार्ट नहीं है 43 का, 43B अनुच्छेद है, बिल्कुल नया ताजा जो है आर्टिकल है। और यह 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2011 में जोड़ा गया था। तो इस प्रकार आपको कितने आर्टिकल हो गए, 40, 41, 42, एक हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब इस प्रकार आज हम 5 आर्टिकल्स को ही देखेंगे, क्योंकि अगला जो आर्टिकल है वह छोटा नहीं है। आर्टिकल तो छोटा है लेकिन उस पर मैं दो तीन केसेस बताऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें सायरा बानो का केस और शाह बानो का केस, एक लतीफ़ी का केस है। तो ये सारे केस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो थोड़ा सा मैं ज़्यादा क्लास बड़ा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो है अब उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अनुच्छेद जो 40 है, अनुच्छेद 40 को हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 40 से संबंधित 3-4 केसेस हैं यानी वाद हैं या मामले हैं, तो उनको भी साथ में देखेंगे। इसलिए आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। और 5 आर्टिकल लगभग क्या 5 आर्टिकल हैं, 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको याद रखने हैं, 42वें और 97वें। तो 2 संशोधन और 5 आर्टिकल, आज की चर्चा में यही हम जो है विराम देंगे। आपको अच्छे से याद रखना है और ये संविधान संशोधन जो हुए हैं इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। और किस आर्टिकल यानी एकमात्र वह आर्टिकल भारतीय संविधान का जिसमें दिव्यांगों का उल्लेख है, विकलांगों का उल्लेख यानी डिसेबल्ड का उल्लेख मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद रखना भविष्य के लिए। और साथ में ये भी मैंने बता दिया कि बेरोजगारी भत्ता वगैरह पाने का जो आधार है तो अभी यह आर्टिकल है 41। तो इस प्रकार आपको भूलना नहीं है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और एक चीज ये जो है इसमें एक बात और मैं ऐड कर दूं, जैसे राज्य कुछ दशाओं में, जैसे बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी एवं अशक्तता की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी लगाई गई है और उस कंडीशन को मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। यह राज्य का कर्तव्य होगा लेकिन एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य, नहीं देश गरीबी में जा रहा है और ये ऐसी व्यवस्था करें, तो राज्य क्या करेगा, अपने आर्थिक सामर्थ्य और
और क्या, और विकास की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ये करेगा, विकास की सीमाओं सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ये काम करेगा। यानी राज्य जो है अपनी विकास की सीमाओं और आर्थिक दशाओं स्थितियों को देखते हुए राज्य बीमार, बुजुर्ग, बेरोजगार और जो है आपके क्या है डिसेबल्ड डिसेबल्ड के लिए क्या शिक्षा, काम और जो लोक सहायता देने की व्यवस्था राज्य करेगा। और अगर उसकी आर्थिक सामर्थ्यता है, कैपेसिटी है और साथ में उसकी दशा सही है देश की, राज्य की मतलब, तो राज्य देश नहीं बोलेंगे राज्य बोलेंगे, तो राज्य की आर्थिक सामर्थ्यता और विकास की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए बुजुर्गों और बेरोजगारों और डिसेबल्ड पीपल और आपके जो है क्या बोलते हैं बीमार, इन लोगों की व्यवस्था करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज की चर्चा यही होगी समाप्त। आप लोगों को यह चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जितनी भी क्लासेस पिछली हुई हैं उसको जरूर देखिए, तभी आप यहाँ तक की बात को समझ पाएंगे और बहुत डिटेल में हर एक आर्टिकल को हम देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे जैसा एग्जाम हो, हर एग्जाम का पैटर्न बदलता जा रहा है। आर्टिकल 19 में मैंने बताया था, आर्टिकल 19 में कितनी डिटेल में मैंने बात की थी और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ये आपको भूलना नहीं है, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ साथ में आपको जो चीज़ें ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, और बहुत डिटेल में चलेंगे, क्योंकि हम ऊपरी सतही तौर पर नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो पेपर में कोई भी एग्जाम के प्रश्नों को हम हल नहीं कर पाएंगे। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पे फॉर्मेलिटी करना नहीं, आप जो भी पढ़िए अच्छा पढ़िए। तो फिलहाल अब चर्चा को देते हैं विराम, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।